Hello दोस्तों, welcome to esparks.in. So you know that we have that the finance minister has just announced the interim budget. तो इंटरिम बजट क्या है, चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो बजट है इसका काम क्या है, प्लस इसको इंटरिम बजट क्यों कहा जाता है। इसका स्पेलिंग है INTERIM, इंटरिम, एंड देन BUDGET। ठीक है, तो इंटरिम क्यों कहा जाता है? जब भी चुनाव साल रहता है, फॉर एग्जांपल अभी 2024 में आपको पता है कि अभी क्या होने वाला है, इलेक्शंस। ठीक है, अभी इलेक्शन ईयर में प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए अभी जैसे बीजेपी अभी पावर में है, हो सकता है कि कल भी बीजेपी भी हो, बट मान लीजिए कल को कोई प्रॉब्लम वर्स कांग्रेस या फिर कोई अलग पार्टी, कोई भी एक पार्टी, कांग्रेस मान लेते हैं वो पावर में आती है। तो अभी अगर हम लोग एक बजट बना देंगे इस प्रकार से, बीजेपी 2024 में अभी एक बजट बना दे जो कि 2025 तक के सोच ले कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हमको करना है, ठीक है, और वो करोड़ करोड़ का, वो मान लीजिए कि 1000 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, ठीक है, तो एक मेट्रो का प्रोजेक्ट ये ले लिए हैं। तो अभी क्या होगा, अभी कांग्रेस जो गवर्नमेंट आएगी उसको ये इकोनॉमी मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, वो सोचेगी कि अभी पैसा को किस तरह से मैनेज कर, फिर तब होगा टैक्स बढ़ाना है, फिर तब होगा कि किस तरह से हमको रेवेन्यू चाहिए। ठीक है ना, इस अब समझ पा रहे हैं कि उनको भी इनकम चाहिए ना दोस्तों, कि एक गवर्नमेंट का पासबुक है, गवर्नमेंट का खाता है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, जिसको कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी से पैसा जो है वो चार्ज होता है गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस के लिए। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक कुछ बनाना है, तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे बजट बना के चली गई तो क्या हो सकता है, जो इसके बाद जो आने वाली पार्टी रहेगी, ठीक है, वो पार्टी को दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो इलेक्शन ईयर जो रहता है उस ईयर में फाइनल बजट ना निकाल के एक इंटरिम बजट बनाया जाता है। ठीक है, एक इंटरिम बजट जो कि एक टेम्पोररी बजट रहता है। कब तक? जब तक कोई नया पार्टी जो है वो मीन्स जब तक वोट नहीं होता, जब तक इलेक्शन नहीं होता है, एंड नया पार्टी और पार्टी जब तक पावर में नहीं आता है, पार्टी टू पावर जब तक नहीं आता है, तब तक ये बजट जो है, ये बजट तब तक सफाइस करेगा, तब तक चलते रहेगा। तो इस बजट में क्या है, कोई भी नया बड़ा बड़ा जो है प्रोजेक्ट नहीं लिया जाता है। जैसे अभी मार्च 31 तक किस तरह से हम लोग चलाएंगे, मार्च का महीना, फरवरी का महीना, ठीक, मार्च का महीना जनरली कंसिडर करते हैं, तो कैसे हम लोग चलाएंगे, और नॉर्मली ये चीज चलते रहे ताकि कोई बाधा ना हो इलेक्शन ईयर में, और वो चीज चलते रहे, इसीलिए एक टेम्पोररी बजट एक निकाला जाता है। एंड देन तो यूनियन बजट एक रहता है। यूनियन बजट कब निकाला जाएगा दोस्तों? जब भी लोकसभा का सीटिंग होगा इलेक्शन के बाद, आफ्टर इलेक्शन। ठीक है, आफ्टर इलेक्शन जब भी लोकसभा का सीटिंग होगा तो उसमें यूनियन बजट जो है फिर से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये जुलाई महीना के आसपास ही कहीं ना कहीं होगा। तो अभी के लिए चलिए एक बार पढ़ते हैं पूरा डिटेल से कि अभी जो दिया गया है ये बजट किस बारे में है। ठीक है, समरी में एक बार देखते हैं। तो इंडिया का जो जीडीपी है वो प्रोजेक्ट किया गया है। जीडीपी मीन्स क्या होता है दोस्तों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक्स का क्लास किए होंगे तो इसमें रहेगा, इसमें हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे। ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि इंडिया के रीजन के अंदर जितने भी सेल्स हुए हैं, ठीक है, जितने भी टोटल आउटपुट हुआ है सेल्स, मान लीजिए कि आपका सैलरी जो है वो 30,000 है पर मंथ। ठीक है, तो आपका ईयरली सैलरी कितना हो जाता है? 3,60,000। तो ये आपका जीडीपी है। इसी प्रकार इंडिया के अंदर जो सैलरी, जो उसका आउटपुट है, उसको जीडीपी के हिसाब से लिखा गया है। तो ये जस्ट पूरा बेसिक्स है, तो इससे स्टेटमेंट बना के मत लिखिए, गलत हो जाएगा, ये बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो इंडिया का जो जीडीपी है वो प्रोजेक्ट किया गया है कि 7.3% होगा 2023 से 2024 में। ठीक है, तो किस रेट से बढ़ेगा? 7.3% के रेट से बढ़ेगा। अगर अभी इंडिया का जीडीपी 100 है तो तब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 73, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं 107.3 हो जाएगा 2023 से 2024 में। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन, वो प्रेजेंट करते हैं इंटरिम यूनियन बजट।
2024 टू 2025। तो पहले वाला दोस्तों ये 2023 से 24 तक था, तो इसको ये प्रोजेक्टेड था, ठीक है। ये पहले इस मतलब ये बता दिया है कि उतना प्रोजेक्ट किया गया था कि जीडीपी उतना रहना चाहिए था। बट अभी श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है, जो कि यूनियन बजट ये क्या है, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये पार्लियामेंट में यूनियन बजट पेश करते हैं। देखिए पेश करते हैं तो क्या क्या चीज हमको मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नेक्स्ट ईयर का इंक्रीज कर दिया गया है 11.1% से, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल्स हो गया, मशीन टूल्स मशीनरी, ये सारे जो भी चीज है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो कि 3.4% ऑफ द टोटल जीडीपी रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका टोटल कलेक्शन जीडीपी से कितना हुआ है, 100 रुपीज, तो इसका जो 3.4 रहेगा वो किसके लिए रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। फिस्कल डेफिसिट जो है 2024 से 25 वो एस्टिमेट किया गया है कि 5.1% ऑफ जीडीपी है। फिस्कल डेफिसिट जो है ये मतलब, इसका मतलब ये है कि आपका रेवेन्यू कितना है प्लस आपका एक्सपेंसेस कितना है, एक आपका इनकम, एक है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अगर हम लोग का एक्सपेंसेस ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, ठीक है, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, खर्चा ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो वो क्या बन जाता है, वो डेफिसिट बन जाता है कोई भी नेशन के लिए, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब इसी डेफिसिट को रिफर किया गया है। तो वो कितना है, मान लीजिए आपका इनकम है 100 रुपीज एंड देन आपका एक्सपेंडिचर कितना, आपका खर्चा है 100 रुपया और आपका आमदनी कितना है, आपका इनकम कितना है 94.9 रुपीज। तो इसको माइनस करेंगे तो ये अराउंड 5.1 आएगा, जो कि इधर वही सेम बताया गया है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट 5.1% रहेगा जीडीपी का, और ये जरूरी भी है, ठीक है ना, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है वो इकोनॉमिक्स की क्लास में देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट रहना जरूरी है। देन एफडीआई मतलब रहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहरी कंपनी, एप्पल आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, सैमसंग आके इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बाहरी कंपनी है, ये सब जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, इंडिया का जीएसटी बढ़ता है, ठीक है ना, इंडिया का रेवेन्यू बढ़ता है, टैक्सेस बढ़ते हैं, देन इंडिया का मॉनेटरी वैल्यू जो है वो भी राइज करता है, पैसा का वैल्यू। तो वो कितना था 2014-23 में, वो 596 बिलियन था, जो कि ट्वाइस था कितना, इनफ्लो ड्यूरिंग 2005 से 14, मतलब 2005 से 2014 तक जो इनफ्लो हुआ, जो पैसा हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, बाहरी कंपनी इंडिया में आने से जो हमको फायदा हुआ, उसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डबल हो गया था। कब तक, 2014 से 2023 तक, ठीक है। अब गरीब जो है उनको अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है, महिला यानी वुमेन को भी अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है, युवा यानी जो यूथ जनरेशन है उनको भी अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है, एंड अन्नदाता यानी जो फार्मर्स है इनको भी अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है। अपलिफ्टमेंट मतलब एक छोटे से फेज में बड़े से फेज में लाना, ठीक है, छोटे से फेज को इंप्रूव करके एक हायर कैटेगरी में लाना। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का कि ये सबको कैसे अपलिफ्ट करें। तो ये कैसे करते हैं दोस्तों, ये सब करते हैं वो स्कीम्स लागू करके, ठीक है ना, स्कीम्स लागू करके करते हैं उसको। देन कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़ विल बी एस्टैब्लिश्ड विद 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर यूथ, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा यूथ के लिए। ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट है। स्कीम ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपेक्स टू स्टेट्स विल कंटिन्यू दिस ईयर विद टोटल आउटले ऑफ ₹1.3 लाख करोड़। मतलब 1.3 लाख करोड़ जो है वो रखा गया है किस लिए, वो 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए रखा गया है, स्टेट्स को देने के लिए, ठीक है ना, जो कि इस बार भी कंटिन्यू किया जाएगा। उसी प्रकार 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा यूथ के लिए, जो कि टोटल ऑफ कितना है दोस्तों, 1 लाख करोड़ रुपीस रखा जाएगा, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपीस। ये पर इंडिविजुअल नहीं है, ये टोटल है, टोटल उतना पैसा रिजर्व रखा जाएगा। 1 लाख करोड़ रखा जाएगा कि हम लोग जो यूथ जनरेशन है उनको हम लोग लोन दे पाए, प्लस 1.3 लाख करोड़ रखा जाएगा ताकि 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, बिना इंटरेस्ट का हम लोग स्टेट्स को भी लोन दे पाए, ठीक है। गवर्नमेंट ये सब चीज में काम कर रहे हैं तथा डेवलपमेंट को भी ऑल राउंड, ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव तो दिया गया है, सर्वांगीण, ठीक है, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। तो ये सब चीजों को देख करके गवर्नमेंट ऑल वे डेवलपमेंट में काम कर रही है।
बजट में कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनकी दिशा और डेवलपमेंट का जो अप्रोच है वो इंडिया को विकसित भारत बाय 2047, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, विकसित भारत बाय 2047। तो ये गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन, अभी इंडिया डेवलपिंग नेशन में है, ठीक है ना, तो इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाए 2047 में। तो इसी दिशा में गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी बना करके उस दिशा की और वो बढ़ रही है। Government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth। अगर अभी भी हम लोग देखें तो ईस्टर्न रीजन जो है कंट्री का, जैसे आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो भी रीजन है अपना, ठीक है, ईस्ट वाला रीजन है, तो ये रीजन को कैसे बढ़ाना है, प्लस ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, उनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पावर दे करके उनको भी बढ़ा करके हम लोग तरक्की करें। देखिए दिल्ली में अभी तरक्की हो गया है, ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जगह में अभी बहुत सा तरक्की हो गया है, पॉपुलेशन ही बढ़ गया है, बट अभी भी ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये जो रीजन है वो थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। तो अभी ईस्ट साइड में कैसे हम लोग तरक्की करें और उनको भी पावरफुल ड्राइवर बनाएं, ठीक है, उनको भी ड्राइवर बनाएं, ड्राइवर मतलब गाड़ी का ड्राइवर नहीं, ठीक है ना, इंडिया का ग्रोथ के लिए ड्राइवर, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे करके, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख करके कि वो भी कुछ करेंगे इंडिया की ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट हाई पावर्ड कमेटी बना रही है फॉर एक्सटेंसिव कंसिडरेशन ऑफ चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, ठीक है। तो जो भी हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ है, इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया है, चाइना को टक्कर दे करके अभी इंडिया टॉप नंबर 1 पोजीशन में आ गया है पॉपुलेशन के मुकाबले, ठीक है। तो ये जो तुरंत जितने सारे चेंजेस हो रहा है, तो इसके द्वारा होने वाले चैलेंजेस को हम लोग किस तरह से मिटिगेट करें, किस तरह से उन चीजों को हम लोग टैकल करें, ये सब के बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है और इसके लिए वो हाई पावर्ड कमेटी एक बना रही है, ठीक है। नो चेंजेस प्रपोज्ड इन टैक्स रेट्स इन द इंटरिम बजट। तो टैक्स रेट के बारे में कोई चेंज नहीं किया गया है, चाहे वो कमाया गया है, कुछ कमाया गया है, ना कुछ बढ़ाया गया है, ठीक है। कुछ टैक्स बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स को दिया जाएगा, ठीक है। पेंशन फंड ये सब भी एक्सटेंड किया जाएगा 1 ईयर तक। अबाउट 1 करोड़ टैक्स पेयर जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेनिफिट करेंगे कुछ पेटी एंड डिस्प्यूटेड डायरेक्ट टैक्स डिमांड से, ठीक है। तो पीटी में छोटा जो टैक्स डिमांड्स रहता है और जिसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें से अगर पैसा निकाल के कुछ टैक्स पेयर 1 करोड़ टैक्स पेयर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, ठीक है। तो वो सब जो टैक्स डिमांड है वो सब हटा करके उसमें से कैसे पैसा निकाल करके टैक्स पेयर को कुछ बेनिफिट हो सकता है। गवर्नमेंट टू ले व्हाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी नाउ एंड देन। गवर्नमेंट जो है वो व्हाइट पेपर ले करेगी इंडियन इकोनॉमी नाउ एंड देन। तो ये चीज उतना कॉम ये है, इसमें इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, न्यू दिल्ली 1 फरवरी 2024 का है, तो मतलब आज ही का डेट का है। फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन, वो प्रेजेंट करती हैं इंटरिम यूनियन बजट 2024 टू 2025, ठीक है। तो ये आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम लोग 2 फरवरी में शेड्यूल करेंगे दोस्तों, तो ठीक है, जो भी है इसको 2 फरवरी में हम लोग 7 बजे के आसपास अगर आप ये वीडियो को शेड्यूल कर देंगे, आज रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 2024-25 को वो पार्लियामेंट में अनाउंस करती है, जो कि वो कहते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा करके नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग 11.1% उसको बढ़ाए हैं। तो अभी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, 111111 करोड़, ठीक है। तो याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, एग्जाम में कुछ भी आएगा तो सब एक ही खाली लिखना है, ठीक है ना, एक 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 7 बार 1 लिख दीजिए, उतना करोड़, ठीक है। विच वुड बी 3.4% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी जितना है उसका 3.4% इसको रखा गया है, ठीक है। कितना बढ़ाया गया है, 11.1%। कितना करोड़ बढ़ाया गया है, 11,11,11,111 करोड़ रुपए उसको रखा गया है। ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो ये भी कहते हैं कि अभी क्योंकि अपना बिल्डिंग्स बहुत सारे राइज हो, बिल्डिंग अभी बनाना है हम लोग को, किस चीज के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है ना। तो ऑन मैसिव ट्रिपलिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले इन पास्ट 4 years। तो ये क्या हुआ है, अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को थोड़ा बढ़ाते हैं तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए। तो ये चीज बिल्ड कर रहे हैं अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, इससे अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा प्लस अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा।
अगर हम लोग देखिए फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम FY 23 to 24, तो ये जो प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच है उनके द्वारा, इंडिया का रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड कितना हुआ था? 7.3%। ठीक है, तो ये था 2023-24 का, ठीक है ना, तो उस टाइम का बात है। दिस इज ऑल्सो इन लाइन विद द अपवर्ड रिविजन इन ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो इसी प्रकार ग्रोथ प्रोजेक्शन हुआ था FY 23-24 का आरबीआई द्वारा भी हुआ था, जो कि 6.5 से 7% तक रखा गया था। ठीक है, कि उतना होगा, ये आरबीआई द्वारा था। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कितना था? 7.3%। आरबीआई द्वारा कितना था? 6.5 to 7%। ठीक है, तो प्रॉम्प्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन Q2। तो इसमें हम लोग को जो क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर है, ठीक है ना, सेकंड क्वार्टर मतलब आपका बन जाएगा, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा। सेकंड क्वार्टर होगा जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर में कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिला जीडीपी का। इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत रेजिलियंस टाइप का बिहेव किया, मींस बाहरी अटैक से ये हिला नहीं, बहुत तगड़ा बिहेव किया। हेल्दी रिलेशनशिप था माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल का। भले ही दुनिया में बहुत सारे अप डाउन्स आए, जैसे कि अपना यूक्रेन रशिया या वार, ये सब का, ठीक है ना, बट इसमें इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट रहा, बनाए रहा वो अपना। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 अक्टूबर 2023 में वो कहती है, वो रिवाइज किए थे किसका? ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया 6.3% वो रिवाइज किए थे। ठीक है, पहले IMF कितना कह रही थी ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना रहेगा? 6.1, देन वो कितने तक रिवाइज किया? 6.3। तो इससे दिखता है कि इंडिया का जो ग्लोबल ग्रोथ है, मींस अराउंड द ग्लोबली, अराउंड द ग्लोब, उसका जो प्रोजेक्शन है वो अनचेंज रहा 3%। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी ग्लोबल ग्रोथ हुआ है इसमें। IMF से हमको ये पता चलता है। IMF के हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2027 में। ठीक है ना, ये किस रेट से है? USD मार्केट रेट, एक्सचेंज रेट से ये एस्टिमेट कर रही है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इट ऑल्सो एस्टिमेट दैट इंडिया कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबली जो ग्रोथ हो रहा है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 200 बेसिस पॉइंट्स बन जाएगा 5 सालों में। मोरओवर इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक हैं, ठीक है, IMF, OECD, ADB, ये सब प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं 6.4%, 6.3%, 6.1% और 6.7% रेस्पेक्टिवली होगी। कब तक? 2024 से 25 तक। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, मींस वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 6.4% होगा, IMF कहेगा 6.3% होगा, OECD कहेगा कि 6.1% होगा, ADB कह रहा है कि 6.7% होगा। तो ये जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है, वो याद रखने के लिए आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये 2024-25 का प्रेडिक्टेड है। ठीक है, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो ये जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है ये सब इतने डिफरेंट टाइम्स में क्यों आ रहे हैं, मीन्स ये लोग क्यों अलग अलग डेटा दे रहे हैं? क्योंकि ये सब का जो मॉनिटरिंग डेटा है ना दोस्तों, सब अलग अलग है, सब कोई अलग अलग स्टैटिस्टिक्स लेता है, सब कोई अलग अलग काउंटिंग करता है। अब तो ये तो बैठ करके काउंट नहीं कर रहे हैं ना, इनका सिस्टमेटिक डेटा होता है ग्लोबली, ये सब कोई काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो खाली इंडिया का थोड़ी ना काउंट कर रहे हैं। तो इनका जो डेटा है ये अलग अलग चीजों को, फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, प्लस इनका अलग अलग डायमेंशंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बताते हैं कि अभी इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडिया का इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। एंड वो कहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो कि 1.65 लाख करोड़ था दिसंबर 2023 में, ठीक है, तो 7th टाइम दैट ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू हैव क्रॉस्ड 1.6 लाख करोड़ बेंचमार्क। दिसंबर 2023 में जीएसटी कितना था? 1.65 लाख करोड़ था कलेक्शन उसका। सोचिए खाली एक मंथ में। तो अगर देखा जाए तो 1.6 लाख जो मार्क है, ठीक है, ये अपना बेंचमार्क है इंडिया का भी, 1.6 लाख करोड़। तो इससे जब भी ज्यादा होगा तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इंडिया का जीडीपी ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 7th टाइम हुआ है, 7वीं बार जो है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 7वां बार था जब हम लोग 1.6 लाख करोड़ का ये जीडीपी बेंचमार्क को क्रॉस किए थे। वो ये भी कहते हैं कि 2024-25 में जो टोटल रिसिप्ट होगा, बोरोइंग्स, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कहीं ना कहीं 30.8 लाख से 47.66 लाख करोड़ होगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और टैक्स रिसिप्ट जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 26.02 लाख करोड़ होगा। क्या ये याद रखना है? तो उतना आवश्यक नहीं है। मतलब ये जो है ये आपका CGL प्लस आपका RBI के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए, मेजर अनाउंसमेंट क्या है इसमें? फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये जो स्कीम है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल, ये कंटिन्यू किया जाएगा विद अ टोटल आउटले ऑफ 1.3 लाख करोड़। इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। 75,000 करोड़ रुपीस जो है वो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है टू सपोर्ट द माइलस्टोन लिंक्ड रिफॉर्म्स ऑफ विकसित भारत बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरह से अपना माइलस्टोन को अचीव करेंगे, किस तरह से रिफॉर्म्स लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, ताकि इंडिया का जो 2047 का जो विकसित भारत का प्लान है उसको अचीव कर पाए, इसके लिए भी पैसा वहां पे रखा हुआ है 75,000 करोड़ रुपीस। फिस्कल कंसोलिडेशन को देखें तो बजट स्पीच 2021-22 में रिड्यूस किया गया था फिस्कल बिलो 4.5%। ठीक है, ये कहा गया था 2021-22 में कि हम लोग जो फिस्कल डेफिसिट है, जो अपना कमी है पैसा का, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, ठीक है ना, इसको याद रखिए, तो 4.5% हम लोग कम कर देंगे 2025 से 26 के बीच में। ठीक है, और अभी 2024 से 25 मतलब एक साल हम लोग पहले ही पहुंच गए हैं। तो अभी हम लोग का कितना है? अभी 5.1% हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि इतना कमी रहेगा 5.1%। तो हो सकता है कि नेक्स्ट बार जो हम लोग का बजट आएगा तब हम लोग का कहीं ना कहीं डिपॉजिट 4.5% तक हो जाए। ठीक है, तो बस ये कहने का भी है, देखते हैं अभी क्या होता है। सिमिलरली ग्रॉस एंड नेट मार्केट बोरोइंग जो है, ठीक है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स प्लस नेट मार्केट बोरोइंग्स 2024-25 में एस्टिमेट किया जा रहा है कि 14.13 रहेगा एंड नेट मार्केट बोरोइंग 11.75 लाख करोड़ रहेगा, जो कि दोनों ही लेस है। 2023 और 24 में जितना हम लोग किसी से उधारी लिए थे ये उससे कम है। ठीक है ना, अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी कम उधारी अपना बनेगा। और इसी चीज को कुछ ब्राइट स्पॉट्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर ये भी इंफॉर्म करते हैं कि टोटल रिसीव्ड जो है बोरिंग को छोड़ करके, ठीक है ना, टोटल रिसीव्ड जो है वो 27.5 लाख करोड़ होगा, ऑफ विच टैक्स रिसीव्ड, टैक्स जो हमको मिलेगा वो 23.24 लाख करोड़ मिलेगा। तो इससे टोटल खर्चा जो हो जाएगा वो 44.90 लाख करोड़ हो जाएगा। ठीक है ना, और रेवेन्यू रिसीव्ड जो है इनकम हम लोग का 30.03 लाख करोड़ रहेगा। 03 लाख एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन बजट एस्टिमेट। ठीक है, तो अपना जो बजट एस्टिमेट किया है उससे ज्यादा रहेगा। तो इससे हमको ये डेटा देखिए, ये डेटा से हमको क्या मालूम चलता है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है, ठीक है ना, और जो फॉर्मलाइजेशन है इकोनॉमी में, किस तरह से उसका ग्रोथ हो रहा है, ये पॉजिटिव चीज दिखाता है कि अपना इकोनॉमी बढ़ेगा। ठीक है, श्रीमती सीतारामन ये भी कहते हैं कि ग्रॉस एंड नेट बोरोइंग जो है वो डेटेड सिक्योरिटी का एस्टिमेट किया जा रहा है 14.13 प्लस 11.75 लाख, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में। देन सी अनाउंस दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 2014 से 23 में देखा जाए तो USD 596 बिलियन था। ठीक है ना, मार्किंग ए गोल्डन एरा। क्यों गोल्डन एरा है? क्योंकि ये दुगना हो गया था कब से? 2005 से 2014 के पीछे देखा जाए तो। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कोई बाहरी देश आ रहा है तो उसको क्या करना है? उसको अट्रैक्ट करके रखना है। उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज किया जा रहा है। दो अलग अलग देश हैं, दो अलग अलग फॉरेन पार्टनर हैं, उनके साथ ट्रीटीज बनाया जा रहा है ताकि वो लोग भी खुश रहे और हम लोग के साथ खुशी से काम करें। तो ये क्या है? ये फर्स्ट डेवलप इंडिया ये मिशन से चल रहा है, ये फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी विश्वास रखते हैं कि अपने 4 मेजर कास्ट को हम लोग को बढ़ाना है, 4 मेजर कास्ट को हम लोग को ऊंचा करना है। कौन कौन है वो? गरीब, महिलाएं, युवा तथा अन्नदाता। सी सेड देयर नीड्स, देयर एस्पिरेशंस एंड देयर वेलफेयर आर गवर्नमेंट्स हायर प्रायोरिटी। उनका बढ़ना, उनका एस्पिरेशन, उनका शौक प्लस उनके लिए सुविधा, ये सब चीज करके ही हम लोग कंट्री का प्रोग्रेस कर ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट्स ह्यूमन एंड इंक्लूसिव अप्रोच जो सबको को मिला जुला के वो चला रहे हैं, इससे क्या होता है कि अपना जो पहले अप्रोच था प्रोविजनिंग अप टू विलेज लेवल, ठीक है ना, कि विलेज तक, गांव तक सुविधा लाएंगे, ये चीज से हम लोग अभी हट करके आ गए हैं कि सबको मिल के चलते हैं, गांव तक सुविधा लाएंगे, ये चीज अलग है। अभी गांव शहर सब मिल के चलो भाई, ठीक है ना, ये चीज को फोकस किया गया है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारे अलग अलग हाउस होल्ड प्लस घरों प्लस इंडिविजुअल को टारगेट किए हैं, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, हर घर जल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, कुकिंग गैस फॉर ऑल, बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब जो है।
ठीक है। तो ये सब देखे तो बहुत सारे मिशन आए हैं, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ये हर घर जल वाला मिशन है, ठीक है, तो ग्रामीण सड़क योजना है, ये आपका है रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब जो भी है ये सारे मिशन से ये पूरा किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट की और देख रहा है, ताकि हम लोग 2047 में विकसित भारत को हम लोग अचीव कर पाए। और वो अचीव करने के लिए हम लोग जो आदमी है उनका कैपेबिलिटी को ध्यान देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और उनको ताकत देना पड़ेगा, उनको शक्ति देना पड़ेगा कि वो कुछ नया कर पाए। चलिए, प्रीवियसली क्या है, सोशल जस्टिस जो था, सोशल जस्टिस मतलब एक सोसाइटी का जस्टिस, उसको एक पॉलिटिकल स्लोगन के हिसाब से देखा जा रहा था, ठीक है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सोशल जस्टिस को एक इफेक्टिव एंड नेसेसरी गवर्नेंस मॉडल के हिसाब से उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि अनाउंस एमिड्स थंपिंग ऑफ डेस्क, ठीक है, हैज अनाउंस्ड प्रोफाउंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन लास्ट ईयर्स। तो अगर आप कभी लोकसभा और राज्यसभा का ये सब देखे रहेंगे तो वहां पे लोग क्या करते हैं, टेबल को पीटते हैं, ठीक है, तो उसको कहा गया है थंपिंग ऑफ डेस्क, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है, भले ही वहां पे बहुत सारे लोग वहां पे टेबल को थपथपा रहे थे, टेबल को पीट रहे थे, बट फिर भी वो ये कहे कि हम लोग जो है, हम लोग 10 सालों में काफी कुछ बढ़ता हुआ चीज देखे हैं, ठीक है। जैसे पीपल ऑफ इंडिया आर लुकिंग अहेड टू फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, हम लोग आज भी आशावादी हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़ेगा, अपना कंडीशन बढ़ेगा, तो ये कुछ भला होगा, यही आशा से इंडिया के जो लोग हैं वो लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशंस वर क्रिएटेड फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लाने के बारे में सोचा गया, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब के बारे में सोचा गया, सोशल जस्टिस के बारे में सोचा गया, ठीक है। सोशल जस्टिस माने आप कह सकते हैं किस तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और किस तरह से सबको इक्वल रखा जाए, इस प्रकार, ठीक है ना, सबको को मिलजुला के जो हम लोग चल सकते हैं, किसी प्रकार सबको को, चाहे वो पैसा हो, पैसा का अगर ज्यादा डिफरेंस हो जाए तो वो सोशल जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। प्लस सोशल राइट्स भी सेम मिले, अपॉर्चुनिटीज सेम मिले, ये सारा को सोशल जस्टिस में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस यही सब होगा तब जाके क्या होगा, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप होगा। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना, खुद के अंदर जो स्किल रहता है उसको दिखाना, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी करना, मोर अपॉर्चुनिटीज ये सब में मिला है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए नया नया कुछ खुला, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे मिशन आए, ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर्स वाले भी मिशन आए थे, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। देन इकोनॉमी को एक नया पोजीशन मिला, फ्रूट जो है वो बहुत सारे लोगों को पहुंचे, इसके फल बहुत सारे लोगों को मिला। प्लस इसमें क्या हुआ, एक नया आशा भी जुड़ा हुआ है कि और भी कुछ अच्छा हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जो सबका साथ जो अपना मिशन था, ठीक है ना, 10 सालों तक हम लोग चलाए हैं, उसमें क्या हुआ कि 25 करोड़ लोगों को फ्रीडम मिला है, किससे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। ये अपने आप ही अंडर एक टॉपिक है, MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी समझते हैं क्या है एक्चुअल में, MPI है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है कि पॉवर्टी गरीबी खाली पैसा से नहीं होता है, गरीबी एजुकेशन से होता है, गरीबी हेल्थ से होता है, ठीक है ना, गरीबी एजुकेशन से होता है, गरीबी हेल्थ से होता है, गरीबी वेलफेयर से भी होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे मेजरमेंट का इंडेक्स है, इंडिया में 12 इंडेक्स है, इसके बारे में कभी नेट में सर्च करिएगा, ठीक है। ये टॉपिक में उतना नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट का एफर्ट भी है कि हम लोग कैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को और रिड्यूस करें, प्लस एनर्जी एंड पैशन को, जो लोग अभी हैं उनका मन में एनर्जी और पैशन कैसे हम बढ़ाएं, ठीक है। वो ये भी कहते हैं कि PM मुद्रा योजना जो था उससे 43 करोड़ लोन्स दिए गए हैं, 22.5 लाख करोड़ एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशंस, जो लोग स्टार्टअप कुछ कर रहे हैं उनके लिए भी 20.5 लाख का लोन दिया गया है। वो ये भी कहते हैं कि 30 करोड़ जो मुद्रा लोन है वो वोमेन एंटरप्रेन्योर को दिया गया है, ठीक है। 43 करोड़ टोटल दिया गया है एंड 30 करोड़ इनमें क्या कौन है, वोमेन है। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से यहाँ से लिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। फार्मर्स को भी किस तरह से लिफ्ट किया जा रहा है, जो भी नया यूथ है, सॉरी युवा जो है, युवा मतलब यूथ हो गया, युवा को किस तरह से लिफ्ट किया जा रहा है, प्लस वोमेन को। इंटरिम बजट जो है
उसमें और भी कई सारे अनाउंसमेंट और स्ट्रेटेजीज थे कि हम लोग किस दिशा में चल के अपना भारत को विकसित कर सकते हैं 2047 तक। ठीक है, और कई सारे अनाउंसमेंट हैं, जैसे गवर्नमेंट को ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा अपना ग्रोथ, इंडिया का ग्रोथ के लिए किस तरह से पीएम आवास योजना जो है ग्रामीण वाला, उनके टारगेट्स को पहुंचाना पड़ेगा। 3 करोड़ हाउसेस एंड 2 करोड़ मोर हाउसेस को अभी 5 साल में और भी हमको बनवाना है, ठीक है ना, ताकि सबको को घर मिल पाए। सिमिलरली रूफटॉप सोलराइजेशन, हम लोग अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो छत के ऊपर किस तरह से सोलर पैनल लगाएं, 1 करोड़ हाउस होल्ड को हम लोग किस तरह से फ्री का इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं हर महीना 300 यूनिट तक का। तो ये सब चीज के बारे में भी डिस्कस हुआ था। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है, इससे 38 लाख फार्मर्स बेनिफिट हुए थे और 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भी मिला था, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना से 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जो कि गवर्नमेंट के मदद से नहीं चलते हैं बट खुद ही खुद अपना छोटा छोटा ग्रुप बना करके चलाते हैं, तो उससे प्लस 60,000 इंडिविजुअल्स को भी पैसा मिला हुआ है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, छोटा मोटा जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ठीक है। श्रीमती निर्मला सीतारमण अनाउंस करते हैं कि अपना जो टैक्स सेवी यूथ है, जो टेक्निकल यूथ है, उनके लिए भी ये सोना का समय दिखा गया, ठीक है। सुनहरा मौका उनके लिए भी था, क्योंकि उनके लिए 1 लाख करोड़ जो है वो उनके लिए रखा गया था 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का प्लान है, जिसमें कि थोड़ा मोड़ा चेंजेस हम लोग कर सकते हैं या फिर बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं, ये कहा गया। और इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो रिसर्च, इनोवेशन ये सब करके आगे बढ़ सकते हैं। रेलवे में देखा जाए तो 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया है। एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो क्या है कॉरिडोर, एक बार हम लोग समझते हैं, ठीक है। छोटा सा बजट है, ये खत्म हो जाएगा। देखिए कॉरिडोर क्या है दोस्तों, जहां पे भी अपना ज्यादा लोग हैं तो उस जोन को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन जहां पे भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मीन्स मान लीजिए कि कुछ मिनरल आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन है, तो वहां का जो यातायात को कनेक्शन करने के लिए हम लोग ट्रेन लाइन कनेक्ट कर लेंगे। तो ये सारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ठीक है। 40,000 नॉर्मल रेल बॉगीज को अभी वंदे भारत में कन्वर्ट कर दिया है सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट के लिए, ठीक है। एविएशन, उड़ान वाला क्षेत्रों में देखिए तो अपना जो एयरपोर्ट है वो डबल हो गए हैं, 149 तक बन गए हैं एयरपोर्ट, और आज 517 न्यू रूट्स बन गए हैं, ठीक है। 517 एंड 517 नया रूट बन गए हैं अपना, ठीक है। टोटल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सारे मिला करके टोटल ये 1.3 करोड़ पैसेंजर को भी लेकर के जा रहे हैं इधर उधर। इंडियन कैरियर जो है वो अभी ऑर्डर कर रहे हैं 1000 न्यू एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। एयरपोर्ट्स कितने बन गए, 149, ठीक है ना, इसको याद रखिए। निर्मला सीतारमण अनाउंस करते हैं कि हाई पावर्ड कमिटी एक बनेगा, जो कि अभी का जो फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो लोगों के वजह से बहुत दुविधा आने वाली है अभी, ठीक है ना। तो ये जो चैलेंजेस है, ये दुविधाओं को हम लोग कैसे रोक करके हम लोग अच्छे से चल पाए और अपना भारत को विकसित भारत बना पाए, इसके बारे में भी ये बात किए हैं एक हाई पावर्ड कमिटी का फॉर्मेशन करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर पॉइंट आउट किए हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब इंडिपेंडेंस डे में एड्रेस किए थे 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक सेड वी कमिट आवरसेल्व्स टू नेशनल डेवलपमेंट विथ न्यू इंस्पिरेशंस, न्यू कॉन्शियसनेस, न्यू रिजोल्यूशंस एज द कंट्री ओपन्स अप इमेंस पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, इट इज आवर कर्तव्य काल, ठीक है। तो 75th जो नेशनल इंडिपेंडेंस डे गया अपना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा हुआ है कि हम अभी नेशनल डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं, नया रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि किस तरह से अपना जो कंट्री है उसमें नई पॉसिबिलिटीज आए, नई अपॉर्चुनिटीज आए। तो ये अपना काम है, ये प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, मतलब ये गवर्नमेंट का काम है, तो ये उनका कर्तव्य है, इसीलिए इसको कर्तव्य काल के नाम से कहा गया है। वो ये भी कहते हैं कि हर चैलेंज जो था 2014 से पहले वो अभी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से बहुत अच्छा खासा हो गया है, उसको हम लोग हटा दिए हैं, ओवरकम कर दिए हैं, और आज हम लोग एक
इस दिशा से बढ़ रहे हैं कि हम लोग किस तरह से और भी हाई ग्रोथ कर पाए। ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमन ये भी कहते हैं कि अपना दिस हैज बीन पॉसिबल थ्रू अपना राइट पॉलिसी की वजह से, अपना सच्ची नियत की वजह से, ट्रू इंटेंशंस और अच्छी डिसीजंस की वजह से। ठीक है ना, तो इसमें वो ये भी कहते हैं, और वो फुल बजट कहते हैं कि जुलाई में जो रहेगा अपना जो सरकार रहेगा वो डिटेल्ड रोड मैप विकसित भारत का पेश करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बजट में हम लोग उतना नहीं पेश कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए समरी में चलते हैं, क्या क्या है थोड़ा थोड़ा सा हम लोग समरी, वो जनरली जो था ना दोस्तों वो उसी का ही समरी है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा स्किप करके जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा पहला तो हम लोग देखते हैं कि जो भी चेंजेस इंटरिम बजट में कोई टैक्सेस से लेकर के चेंजेस नहीं किया गया है। तो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज जो भी था पहले वो अभी भी लागू है। स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिट्स दिए गए हैं, सोवरेन वेल्थ और पेंशन फंड्स के लिए भी टैक्स एग्जेम्पशंस जो है वो सब रखा गया है। कुछ सर्टेन इनकम ऑफ सम आईएफसी यूनिट्स हैव बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। तो 2025 तक कुछ आईएफसी को एक्सटेंड किया गया है। विथड्रॉयल देखेंगे डायरेक्ट टैक्स डिमांड का, तो डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू 25,000 जो है वो विथड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है ना, टू द पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड अप टू 10,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर, दिस इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अबव। तो ये क्या है, इंटरिम बजट प्रपोजेस टू विथड्रॉ सच आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू 25,000 pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 for financial year 2010 to 11 to 2014 to 15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. ठीक है, तो टैक्स पेयर का जो सर्विस है उसको बढ़ाने के लिए, प्लस गवर्नमेंट का विजन जो था कि हम लोग सब कोई का रहने के लिए आसान तरीका का रहन सहन दें, प्लस सब कोई अपना काम कर पाए उस जगह में, इसके लिए भी वो यही कहते हैं कि बहुत सारे टैक्स डिमांड्स थे, डिस्प्यूट थे जिन पे, ठीक है ना, 1962 से लेकर के, तो उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो टैक्स डिमांड है उससे हम लोग अभी पैसा निकाल रहे हैं 27। तो वो प्रपोज करते हैं ये चीज, ठीक है ना, वो कहते हैं कि 25,000 जो है, जो कि 2009-10 तक था, उससे हम लोग उतना निकाल सकते हैं। 2010-11 से 2014-15 तक जो था उससे हम लोग 10,000 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो टैक्स पेयर्स है उनके ऊपर थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, उनको कम टैक्स देना पड़ेगा, उनके लिए फायदा होगा। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है अभी देखते हैं उसके बारे में। श्रीमती सीतारमन कहते हैं कि पिछले 10 सालों में अपना जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था वो बढ़ गया, और रिटर्न फाइलर्स जो है वो 2.4 टाइम्स बढ़ गए। वो ये भी कहते हैं कि अपना द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इज रिड्यूस्ड एंड रैशनलाइज्ड टैक्स रेट्स, अपना जीएसटी आया उस टाइम पे, जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, टैक्स रेट्स जो थे स्टेट्स को ये मनमर्जी टैक्स लगा दे रहे थे, ये मल्टीपल टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीज रिड्यूस हो गए। ठीक है ना, और टैक्स पेयर के लिए एक नया स्कीम लाया गया, न्यू स्कीम, जिसमें कि 7 लाख रुपीज तक का एक्सटेंशन दिया गया। और वो ये भी कहते हैं कि मिनिस्टर की डिक्रीज हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स, पहले कितना था 30 to 22% था, तो अभी मैन्युफैक्चर कंपनीज को 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, इंटरिम बजट में मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि लास्ट 5 सालों में गवर्नमेंट का फोकस है कि किस तरह से टैक्स पेयर का जो सर्विस है उसको हम लोग बढ़ाएं, और पुराना जो चल रहा था सर्विस उस तरह उसको चेंज करके अभी उसको और भी आसान बनाएं। ठीक है, एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो था रिटर्न फाइल करने का वो 93 डेज से रिड्यूस होके अभी 10 दिन तक आ गया है। मतलब कोई भी अगर टैक्स फाइल रिटर्न करता है, ठीक है ना, तो उसको अभी जल्दी रिफंड मिल जाता है। समझ गए? अभी जीएसटी रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर देखा जाए तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन कहते हैं कि जीएसटी जो है वो कम किया है, जीएसटी को रिड्यूस किया गया है ताकि कोई भी अगर कंपनी है तो वो अच्छा से काम कर पाए। ठीक है ना, और जीएसटी को रिड्यूस किया गया है, मतलब जीएसटी ला करके हम लोग रिड्यूस किए हैं कि कंपनी कितना टैक्स दे रहा था पहले, सेल टैक्स के हिसाब से, ये वो के हिसाब से, तो जीएसटी ला करके हम लोग टैक्स सिस्टम को रिड्यूस किए हैं, टैक्सेशन कम कर दिए हैं। रिसेंट सर्वे के हिसाब से 94% ऑफ जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं वो देखते हैं कि जीएसटी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और कुछ तो हर चीजों में कुछ नेगेटिविटी रहता है, तो 6% लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं, जीएसटी आने से हम लोग का नुकसान हुआ है, स्पेशली जो छोटे मार्केट्स हैं। ठीक है, तो उनके लिए जीएसटी थोड़ा सा
दिक्कत का बात है, वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनका जो नियम है मैंडेटरी है, ये सारी चीज पे उनको दिक्कत होता है। इंटरिम बजट स्पीच में मिनिस्टर ये भी हाईलाइट किए हैं कि टैक्स बेस जो है, जीएसटी जो कलेक्शन है वो डबल हो गया है, ठीक है, और डबल कितना हो गया, 1.66 लाख करोड़ हो गया है दिस ईयर। स्टेट्स टू हैव बेनिफिटेड, स्टेट्स को बेनिफिट हुआ है। स्टेट्स का एसजीएसटी जो रेवेन्यू है, सॉरी क्या इसके पहले हम लोग जीएसटी के बारे में बात किए थे, वो दिसंबर तक 1.6 लाख समथिंग था, 1.65 लाख करोड़ या फिर समथिंग था। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, वो पॉइंट में क्या है, इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, ठीक है। तो कंपेंसेशन दिया गया है पोस्ट जीएसटी पीरियड 2017-18 में से 2022-23 में ये बोयंसी हासिल किया 1.22 का, मींस अपलिफ्टमेंट हुआ है। मिनिस्टर जो है वो ये भी कहते हैं कि बिगेस्ट बेनिफिशियरीज जो है वो कंज्यूमर्स हैं, जो खरीदार हैं, ठीक है ना, जो खरीदारी कर रहे हैं। तो इनसे क्या होता है, इनसे उनका जो कॉस्ट है, टैक्स है, ये सारे चीज कम जाते हैं। इससे ये भी वो कहते हैं कि अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए जो इंपोर्ट रिलीज टाइम डिक्लाइन हो गया 47% टू 71 आवर्स एट इनलैंड कंटेनर्स डिपोर्ट्स, बाय 28% टू 44 आवर्स, ठीक है। क्या रहता है ना दोस्तों कि इंटरनेशनल ट्रेड आप करेंगे तो उसमें रिलीज टाइम रहता है, जिसको कि घटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करेगा कि आप कितने आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज को भी घटाया गया है। अब देखते हैं लेइंग ऑफ व्हाइट पेपर। तो इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए तो यूनियन मिनिस्टर जो है वो 2014 में कहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपना है कि इकोनॉमी को धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएं और उसको इतना बड़ा कर दें कि गवर्नमेंट सक्सेसफुली ये भरोसे से चल सकती है, हम लोग इकोनॉमी को अच्छे से बढ़ा दिए हैं इस भरोसे से कि नेशन फर्स्ट, अपना नेशन फर्स्ट, अपना कंट्री फर्स्ट है, इसी से अपना इकोनॉमी को धीरे धीरे हम लोग बढ़ा लाए हैं। वो ये भी कहते हैं कि अभी जो क्राइसिस हुआ था पहले, ठीक है, उसको हम लोग अभी ओवरकम कर लिए हैं और इकोनॉमी अभी तगड़ा बन गया है, अभी सस्टेनेबल ग्रोथ उसका हो सकता है, ठीक है। और ये ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मींस विद रिलेटेड टू एवरीथिंग, वेलफेयर से हो, आपका कंडीशन के हिसाब से हो, चाहे वो हर दिशा में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, हर दिशा में। वो ये भी अनाउंस करते हैं कि गवर्नमेंट अभी व्हाइट पेपर एक लेकर के आएगी, जहां पे वेयर वी वेर टिल 2014 एंड वेयर वी आर नाउ for the purpose of drawing lesson from the mismanagement of those years, ठीक है। तो 2014 से पहले हम कहाँ थे, एक व्हाइट पेपर लेकर के आएगी जिसमें मेंशन करेगा कि प्री 2014, 2014 से पहले क्या था, और आफ्टर अभी 2024 में करेंटली हम कहाँ हैं, ये चीज के बारे में वो बात करेगी, ठीक है। तो ये चीज सब डिस्कशन होगा। अभी ये सारे जो बहुत सारी चीजें हैं ये इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पे बजट में कुछ कुछ ये सारे भी फैसिलिटीज रहते हैं कि इसको देख करके क्या होता है कि जो लोग हैं वो अवगत होते हैं, उनको नॉलेज होता है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या किया है इतना दिनों में और क्या क्या चीज अच्छे हुए हैं, बेटर हुए हैं, ठीक है। तो वो सब चीज को कंपेयर करेगी, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट आए, इंटरिम बजट जो था वो हम लोग देख लिए, मेजर पॉइंट्स क्या क्या थे इसके, ठीक है ना। प्लस ये समरी था और फुल बजट अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा पेजेस में है। इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आप उस पीडीएफ से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर से कुछ अलग नया टॉपिक लेकर के। थैंक यू।